आज के इस वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का पार्ट 3 मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। इससे के पहले के वीडियो में मांग और मांग के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की। मांग की कीमत लोच। लोच का मतलब है वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति। जैसे रबड़ लोचदार होती है क्योंकि जैसे ही रबड़ पर दबाव पड़ता है ये बढ़ जाती है और दबाव हटा लेने पर फिर से पहली स्थिति में वापस आ जाती है। लोच दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु के स्वभाव पर और उस पर पड़ने वाले दबाव पर। कुछ वस्तुओं का स्वभाव ऐसा होता है कि उन पर कम दबाव डालने पर भी अधिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। ऐसी वस्तुओं को अधिक लचीली वस्तु कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसमें अधिक दबाव डालने पर कम परिवर्तन होता है। ऐसी वस्तुओं को बेलोच वस्तु कहा जाता है। इसी विचारधारा के साथ कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में मांग की लोच की व्याख्या की गई है। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है, जबकि अन्य बातें स्थिर रहती हैं। मार्शल द्वारा मांग की लोच की परिभाषा दी गई है। मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखिए एक्स एक्सिस में क्वांटिटी दिखा रखी है और वाई एक्सिस पर प्राइस दिखा रखा है। अगर वस्तु का प्राइस OF के बराबर है तो इस समय वस्तु की मात्रा OB खरीदी जा रही है। अगर वस्तु की कीमत OC है तो उस समय वस्तु की OA मात्रा ही खरीदी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर OC कीमत है, वस्तु की कम मात्रा खरीदी जा रही है केवल OA के बराबर। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, OF के बराबर हो गया, अब वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदी जाएगी। कितनी? OB के बराबर अब मात्रा खरीदी जाएगी। तो मांग वक्र यह बताता है कि अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर मांग एवं वस्तु की कीमत में विलोम संबंध होता है। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। तो इस तरह से जो ग्राफ दिया है ये कीमत और मांग के संबंध को दर्शाता है। मांग की लोच ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की कीमत लोच का गुणांक सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसलिए कीमत लोच का मूल्य लिखते समय ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा कर दी जाती है। तो मांग की लोच का गुणांक ऋणात्मक होने का कारण क्या है कि अगर कीमत ज़्यादा है तो मांग कम होती है और कीमत कम है तो मांग ज़्यादा होती है। मतलब कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत ज़्यादा होगी, मांग कम होगी। कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। मांग की लोच की श्रेणियाँ ये 5 तरह की होती हैं। पहला सापेक्षतः लोचदार मांग, दूसरा सापेक्षतः बेलोचदार मांग, तीसरा इकाई लोचदार मांग, चौथा पूर्ण बेलोचदार मांग और पांचवा पूर्ण लोचदार मांग। सापेक्षतः लोचदार मांग जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। मतलब कीमत में तो कम परिवर्तन हो रहा, लेकिन जो वस्तु की मांग है इसमें ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। इस ग्राफ में देखिए
पहले वस्तु की कीमत 5 रुपया है, तो खरीदी गई वस्तु की कीमत, वस्तु जो है ये 10 है। अब वस्तु की कीमत 1 रुपया कम हो जाती है, 4 के बराबर हो जाती है। अब खरीदी गई मात्रा ज़्यादा है, कितनी है? 15 है। तो इसका मतलब 1 रुपया कम होने पर वस्तु की अब 5 इकाई और ज़्यादा खरीदी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है और मांगी गई मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इस स्थिति में जो लोच है, मांग की लोच, ये 1 से ज़्यादा होती है। क्यों होती है 1 से ज़्यादा? क्योंकि मांग की लोच बराबर होता है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पर मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से, इसलिए मांग की लोच 1 से ज़्यादा होगी। दूसरी मांग की लोच की श्रेणी है सापेक्षतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। मतलब वस्तु की कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांगी गई वस्तु की मात्रा में कम परिवर्तन हो रहा है। सापेक्षतः बेलोचदार मांग को इस ग्राफ से समझिए। यहाँ पे देखिए ओ वाई या वाई एक्सिस में कीमत दी है, प्राइस है, और ओ एक्स या एक्स एक्सिस में मात्रा या क्वांटिटी दे रखी है। अब दे रखा देखिए, अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो मांगी गई जो वस्तु है ये कितनी है? केवल 4 वस्तु खरीदी गई है या मांगी गई है। अगर वस्तु की कीमत गिर जाती है, 10 रुपये से गिरकर कम हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? मांगी गई वस्तु की कीमत जो मात्रा है ये बढ़ तो गई, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जिस हिसाब से कीमत गिरी है। देखिए प्राइस गिरे हैं, P1 से P2 हो गए हैं, लेकिन जो मात्रा है, क्वांटिटी है, ये कितनी बढ़ गई है? Q1 से Q2 हो गई है। तो इस स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है। तीसरी श्रेणी है इकाई लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। तो इस तरह की वस्तु की मांग इकाई लोचदार मांग कही जाती है। अभी इस ग्राफ में देखिए, अगर वस्तु की कीमत पहले P1 थी, वस्तु की मात्रा Q1 मांगी जा रही थी या खरीदी जा रही थी। अब वस्तु की कीमत P2 हो गई है, O P2 हो गई है, बढ़ गई है, P1 से P2 हो गई है। तो उस समय खरीदी गई मात्रा कितनी हो गई? Q1 से Q2 हो गई, मतलब कम मात्रा खरीदी जा रही। प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु की मात्रा कम मांगी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, या हम कह सकते हैं कीमत का आनुपातिक परिवर्तन बराबर मांग का आनुपातिक परिवर्तन। तो इस तरह से यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, E बराबर 1, या मांग की लोच बराबर इकाई, इसीलिए इसको इकाई लोचदार मांग कहते हैं। चौथा मांग के लोच की श्रेणी है पूर्ण बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। मतलब अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तब भी मान लीजिए मात्रा जो वस्तु की है 100 खरीदी जा रही है, और वस्तु की कीमत अगर गिर गई है तब भी उसकी उतनी ही मांग की जा रही है। अब इस ग्राफ से देखिए, अगर प्राइस OP1 है तो वस्तु की मात्रा कितनी खरीदी जा रही? Q1 के बराबर, या 100 मात्राएं खरीदी जा रही हैं या मांगी जा रही हैं। अब वस्तु की कीमत गिर गई है, OP2 के बराबर हो गई है, तब भी कितनी मांग की जा रही है? OQ1 या Q2 के बराबर की जा रही है।
यहाँ पे लिखा है Q1 बराबर Q2 बराबर 100। इसका मतलब पहले भी वस्तु की ज़्यादा कीमत होने पर 100 इकाई खरीदी जा रही थी और बाद में भी कम होने पर प्राइस इतनी ही मात्रा मांगी जा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन हो रहा, लेकिन Q1 माइनस Q2 कितना हो गया, 0। मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मांग में कोई परिवर्तन न होने के कारण यहाँ पर मांग की लोच शून्य होगी, E बराबर 0। मांग की लोच की 5वीं श्रेणी है पूर्ण लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन न होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। यानी वस्तु की कीमत तो उतनी ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग में परिवर्तन हो गया, तो इसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। अब इस ग्राफ में देखिए, ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है। यहाँ पे प्राइस पहले P1 था और बाद में OP2 हो गया, मतलब उतना ही प्राइस है, पहले भी और बाद में भी उतना ही प्राइस है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पहले भी वस्तु की जो ये मात्रा है OQ1 के बराबर है मांगी गई मात्रा, और बाद में भी कितनी मात्रा इसकी खरीदी मांगी जा रही है, OQ2 के बराबर खरीदी जा रही है। मतलब कीमत तो उतनी ही है, लेकिन मांग बढ़ गई है, इसलिए E बराबर इन्फिनिट या E बराबर अनंत, मांग की लोच अनंत है यहाँ पे। इसी तरह से मांग की लोच को मापने की रीतियाँ या यहाँ पे विधियाँ इसकी दे रखी हैं। पहला है प्रतिशत या आनुपातिक रीति, दूसरा है ज्यामिति या बिंदु रीति, और तीसरा है कुल व्यय रीति। तो इस तरह से मांग की लोच को मापने की 3 विधियाँ हैं। पहला हो गया प्रतिशत या आनुपातिक रीति, दूसरा ज्यामिति या बिंदु रीति, और तीसरा कुल व्यय रीति। प्रतिशत या ये आनुपातिक रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा किया गया। मांग की लोच बराबर होता है मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। यानी मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। दूसरी विधि है ज्यामिति या बिंदु रीति। इस रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पर मांग की लोच बराबर हो जाती है निचला भाग बट्टे ऊपर का भाग। यहाँ पे देखिए, मांग वक्र DD के बिंदु R पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। इस ग्राफ में RB निचला भाग तथा RA ऊपर का भाग है, अतः R पर मांग की लोच बराबर हो जाएगी निचला भाग बट्टे ऊपर का भाग। निचला भाग है RB और ऊपर का भाग है RA, या हम कह सकते हैं RB बट्टे RA। एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच भी अलग अलग होती है। तो इस ग्राफ के अनुसार ज्यामिति रीति के आधार पर मांग की लोच बराबर निचला भाग बट्टे ऊपर का भाग या RB बट्टे RA, और इस तरह से हम यहाँ पे मांग की लोच इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ज्यामिति रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगली रीति है कुल व्यय रीति। कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की मांग। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया। इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है।
इस रीति द्वारा मांग की लोच की केवल 3 श्रेणियों का आकलन किया जा सकता है। पहला, इकाई के बराबर मांग लोच, दूसरा, इकाई से अधिक मांग लोच और तीसरा, इकाई से कम मांग लोच। इकाई के बराबर मांग लोच से मतलब है यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। दूसरा, इकाई से अधिक मांग लोच का मतलब है यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटता है तब मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। तीसरा, इकाई से कम मांग लोच, यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय घटता है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है तब मांग की लोच इकाई से कम होती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। प्रकृति के आधार पर वस्तुएं 3 तरह की होती हैं: आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक है, गेहूं है, सब्जी है की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि कीमत घटने अथवा बढ़ने का इन वस्तुओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच साधारण लोचदार होती है और विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु के अन्य स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होगी क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर अन्य स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग होने लगता है। इसी तरह वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग है। यदि किसी वस्तु का केवल एक प्रयोग ही संभव हो तो उसकी मांग बेलोच होगी और यदि उसके कई प्रयोग हो तो उसकी मांग लोचदार होगी। जैसे कोयला जो है ये रेलगाड़ियों, कारखानों, वर्कशॉप और ईंधन के रूप में इसका वैकल्पिक प्रयोगों में प्रयोग होता है। रेलवे के लिए कोयले की मांग बेलोच है किंतु घरों में कोयले की मांग अधिक लोचदार है क्योंकि कोयले की कीमत में अधिक वृद्धि हो जाने पर घरों में दूसरे तरह का ईंधन प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है उपभोग स्थगन। इसका मतलब है यदि किसी उपभोक्ता के पास 2 ऊनी वस्त्र पहले से हैं और इस मौसम में ऊनी कपड़े की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वर्ष कपड़े की खरीद को स्थगित कर सकता है। समय अवधि मतलब अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग प्रायः कम लोचदार होती है जबकि दीर्घकाल में अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है। इसी तरह से कीमत स्तर है। मांग की लोच संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। इसी तरह स्वभाव और आदत है। अगर किसी चीज़ की आदत का अभ्यस्त कोई हो जाता है तो उसकी मांग अधिक कीमत पर भी करेगा। इसी तरह से आय स्तर, कीमत स्तर, संयुक्त मांग और वस्तुओं की पूरकता ये ऐसे घटक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। मांग की लोच का महत्व। सबसे पहला है मूल्य सिद्धांत में उपयोगी। मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों पर निर्भर करती है। आधुनिक अर्थशास्त्र में मांग पक्ष को आगम वक्र द्वारा और पूर्ति पक्ष को लागत वक्रों को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लागत वक्र समय तत्व पर निर्भर करते हैं जबकि आगम वक्र मांग की लोच पर निर्भर करते हैं। दूसरा, वितरण सिद्धांत में उपयोगी मतलब उत्पादन के साधनों का पुरस्कार भी निर्धारित करने में मांग की लोच की धारणा उपयोगी सिद्ध होती है। तीसरा, एकाधिकारी के लिए उपयोगी। एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमत विभेद का सहारा लेता है जिसमें वह विभिन्न बाजारों में अलग अलग उपभोक्ताओं से एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है। इसी तरह से यातायात भाड़े की दर। यातायात में भाड़े की दर निश्चित करते समय कंपनी यह देखती है कि वस्तु या सेवा की यातायात की मांग लोचदार है या बेलोचदार। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोगी है। 2 देशों के बीच व्यापार की शर्तें उनके आयातों और निर्यातों की मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। यदि देश में आयातों की मांग बेलोचदार है तो विदेशों से ऊंची कीमत पर भी आयात करना पड़ेगा। इसी तरह से सरकार के लिए उपयोगी है। सरकार के लिए कैसे उपयोगी है? सरकार को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो और अर्थव्यवस्था में धन और आय के वितरण असमानताएं यथासंभव दूर हो इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं। अतः कर लगाते समय वित्त मंत्री विभिन्न वस्तुओं की मांग लोच को ध्यान में रखता है।
जिन वस्तुओं की मांग बेलोच होती है उन पर सरकार कर लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती है। मांग की लोच और मांग का नियम। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है। मांग की कीमत लोच बराबर होती है